स्वागत है आपका न्यूज पथ में। आज का न्यूज पथ गुप्तकाशी से। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ हम आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर हुई साइबर ठगी। बताएंगे कैसे भारतीय सेना का हवाला देकर ठगों ने पुजारी के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए। सियासी ढाबा में दिखाएंगे मॉनसून से पहले हुई बारिश में अस्त व्यस्त हुई दिल्ली पर किस कदर बीजेपी सरकार और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी में हुई है जुबानी जंग। तो सोशल अड्डा में करेंगे अयोध्या नगर निगम के रामपथ पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाले फैसले पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे दिल्ली में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के तहत शुरू हुई 400 नई ई बसें। शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में डिप्टी सीएम के आम लोगों की तरह मंदिर में दर्शन करने की भी चर्चा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। इस दौरान श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले पुजारियों ने भगवान केदारनाथ का अभिषेक किया, फिर सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने भी शानदार धुन बजाई। ये पल बेहद खास था, लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ आए भक्तों को अपनी पत्नी के साथ भंडारा भी बांटा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोलने की तैयारी तेज कर दी गई। फिलहाल यहां धाम को सजाने का काम जारी है। बद्री विशाल के कपाट रविवार को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। वैसे इससे पहले शुक्रवार को भगवान बद्रीनाथ के वाहन गरुड़ जी की डोली पांडुकेश्वर पहुंची। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। अब ये डोली शनिवार को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का एक शानदार वीडियो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने सीकर में श्री खाटू श्याम जी के दर्शन लाइन में लगकर किए। उप मुख्यमंत्री वीवीआईपी के तौर पर मंदिर में नहीं पहुंची, बल्कि आम लोगों की तरह लाइन में लगकर दर्शन किए। ऐसे में भक्त भी उन्हें ऐसे देखकर हैरान रह गए। वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत दिखाई दी। दरअसल यहाँ एक बच्चा सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। हुआ ये कि बच्चा दौड़ते हुए सड़क पार कर रहा था, तभी सड़क पर तेज रफ्तार एक गाड़ी से उसे टक्कर लग गई और इससे टकराने के बाद ये बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन बच्चे को कोई खरोंच तक नहीं आई। सोशल मीडिया पर सांड का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल पार्क की गई इस स्कूटी को सांड ने ऐसे दौड़ाया जैसे खुद सांड इस स्कूटी को चला रहा हो। दावा है कि ये वायरल वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पहलगाम हमले के नाम पर एक पुजारी से की गई ठगी से जुड़ी हुई है। यूपी में कानपुर के रहने वाले एक पुजारी के पास फोन आया। फोन करने वाले ठग ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताया। उसने पुजारी से कहा कि कश्मीर में सेना की एक टुकड़ी जा रही है जिसके लिए पूजा करवानी है। आपको पूजा पाठ के रुपए देने हैं, अकाउंट डिटेल भेज दीजिए। पुजारी ने जैसे ही अकाउंट डिटेल भेजा, उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना के नाम पर होने वाली ठगी को लेकर आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
पहलगाम में बेकसूर सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी अभी तक सेना का निशाना नहीं बने हैं, मगर पहलगाम आतंकी हमले के नाम पर साइबर ठगों ने ठगी का काम शुरू कर दिया है। जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देशवासियों में दुख और आक्रोश है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बड़ी आतंकी वारदात के नाम पर ठगी कर रहे हैं। यूपी के कानपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ साइबर ठगों ने भारतीय सेना को मोहरा बनाकर एक पुजारी को अपना निशाना बनाया। जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा और दुख है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना के नाम पर भी लोगों से ठगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नया मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां पर रहने वाले एक पुजारी से एक ठग ने अपने आप को सेना का अधिकारी बताते हुए हजारों रुपए ठग लिए। दरअसल कानपुर के पनकी के रहने वाले कृष्ण बिहारी शुक्ला पेशे से पुजारी हैं और कुछ दिनों पहले उन्हें एक ठग का फोन आया जिसने अपने आप को सेना का अधिकारी बताया और ये भी कहा कि कानपुर के कैंट से सेना की एक टुकड़ी कश्मीर जाने वाली है, जिसको लेकर उन्हें रुद्राभिषेक और पूजा करवानी है। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने पुजारी की एक दूसरे व्यक्ति से बात कराई, जिसको बताया कि वह सेना के बड़े अधिकारी हैं। वीडियो कॉल पे पूरी ये बात हुई, जिसके बाद पुजारी से उसके सारे अकाउंट डिटेल्स मांग लिए गए। पुजारी कृष्ण विहार शुक्ला ने भी पूरे डिटेल्स दे दिए, जिसके बाद कुछ ही क्षणों में उनका पूरा खाता खाली हो गया। दरअसल कानपुर के पनकी में रहने वाले एक पुजारी के पास फोन आया। फोन करने वाले ठग ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताया। उसने पुजारी से कहा कि कश्मीर में सेना की एक टुकड़ी जा रही है, उसके लिए पूजा करवानी है। ठगों ने फोन पर पुजारी से कहा कि सेना की तरफ से पूजा करने के लिए रुपए दिए जाएंगे। फिर ठगों ने रुपए देने के नाम पर पुजारी से उनका अकाउंट नंबर लिया। इस तरह से झांसा देकर साइबर अपराधियों ने पुजारी के खाते से 25,500 रुपए की ठगी कर ली। हमसे फोन आया कि आपसे हम पूजन कराना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं। हम कैंट से बोल रहे हैं और हम जो है 5 दिन का अनुष्ठान रखना चाहते हैं। हमारी टीम जो अभी कश्मीर में जल्दी ही हमला हुआ है, वहाँ हमारी टुकड़ी जा रही है, जिसके लिए हम पूजन कराना चाहते हैं। तो हमने कहा, फिर सामान लाने के लिए उन्होंने पैसा देने की बात कही। हमने सामान और वीडियो कॉलिंग की, बोले हमारे साहब आपको देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, वो संतुष्ट होना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हो जाइए। फिर उन्होंने जो है कैमरे पे हमसे बात करके, चूँकि हम कभी चलाते नहीं थे कार्ड, तो उन्होंने कहा कार्ड नंबर डालिए, मेरा पिन कोड है और इसी से सेना का जो है पैसा लेन देन होता है। हमने वो कोड डाला तो उसमें पैसा था। बोले अपना वो चेक करिए, बैलेंस चेक करिए। हमने बैलेंस चेक किया, जिसमें हमारा पैसा 20,500 रुपये कट गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर के पनकी के रहने वाले पुजारी कृष्ण बिहारी शुक्ला पूजा पाठ और रुद्राभिषेक कराते हैं। बीते दिनों उनके पास एक फोन कॉल आया और कॉल करने वाले ठग ने कहा कि वो कानपुर कैंट से सेना का अधिकारी बोल रहा है। पीड़ित पुजारी के मुताबिक कॉलर ने अपने से बड़े सेना अधिकारी से भी उसकी वीडियो कॉल करवाई। फिर रुपए देने के नाम पर अकाउंट नंबर ले लिया। इसके बाद अकाउंट से सारे रुपए गायब कर दिए गए। फिर जाकर पुजारी को समझ आया कि वो ठगों का शिकार बन गए। देखिए, ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और इस घटना के बाद से ये स्पष्ट हो रहा है कि लोगों के अंदर की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो पूर्णतया समाप्त हो चुकी हैं और व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सुख का हो दुख का हो, उसको कैसे हम उस मुद्दे को आधार बनाकर हम फ़ायदा उठा सकें, कैसे हम लोगों को ठग सकें और या हम ये कह दें सामान्य तौर पर हम कैसे लोगों का उसमें अपने लिए उपयोग कर सकें। ये आर्मी के नाम पर कई दिनों से चल रही है ये ठगी का षड्यंत्र। सबसे पहले इन लोगों को पकड़ा जाए। पाकिस्तान से तो हम लोग बाद में बदला लेंगे। अभी हमारे साथ भी होते होते बच्ची है, हमने किसी तरह से प्रयास करके बचा ली। थोड़ा सा ये लगभग बात है 23 तारीख की। 23 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है कि आपके पास ये सप्लाई है, ये सप्लाई कर दीजिए अपनी दुकान से। हमने सप्लाई करके अपने भाई को भेजा माल ले करके। उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई था नहीं और उन्होंने कहा कि आप हमें अपना नंबर दे दीजिए तो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में हमने उन लोगों को पकड़ करके, मतलब वो पकड़ में तो नहीं आए, लेकिन उन लोगों को खैर हमारी ठगी होते होते बच गई। शातिर ठगों ने उनके खाते से 25,500 रुपए उड़ाने के बाद भी उन्हें फोन करना बंद नहीं किया। बुधवार सुबह उन्हें 5 बार कॉल की और कहा कि गलती से रुपया उसके खाते में आ गया है। एक बार वो फिर से गूगल पे चालू कर दें तो उनका पैसा वापस आ जाएगा। हालांकि पीड़ित पुजारी इस बार ठगों के झांसे में नहीं आए और दोबारा ठगों का शिकार होने से बच गए।
तो हमारे पास कॉलिंग आ रही है, कम से कम 50 कॉल आ चुकी हैं जिसमें वो हमको धमका रहे हैं और हमारे परिवार को तमाम प्रकार से पुलिस का और तमाम प्रकार से हमें धमकी देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पीड़ित पुजारी ने मामले की शिकायत साइबर थाने में कर दी है। पुजारी का आरोप है कि ठग उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर पुलिस ने शिकायत की तो अंजाम भुगतना होगा। उधर पुलिस का कहना है कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पहलगाम हमले के नाम पर सेना अधिकारी बनकर ठगी की गई है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। कल पनकी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति आए थे जन सुनवाई के समय। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको उनके लिए हवन के नाम पर उनसे कुछ पैसे अकाउंट में मांगे गए और वो जब पैसा उन्होंने अकाउंट में दिया उसके बाद फिर वो अकाउंट जो है वो जो मोबाइल जिस नंबर से उनसे बात हुई थी वो लगातार प्रयास किया उन्होंने उनसे बात करने का, बट वो असफल रहे। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि उनके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। फिर वो आते एप्लीकेशन दिया। हम लोग जो हमारा साइबर सेल है, वेस्ट का जो साइबर सेल है वो इसमें लगा हुआ है। कुछ जानकारियाँ हम लोग को अहम सुराग मिले हैं कि वो किन खातों में वो पैसे ट्रांसफर हुए हैं। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जल्द ही इसमें कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने आगाह करते हुए कहा है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है जिसमें मदद करने की अपील की गई है। ये दावे भ्रामक और बेबुनियाद हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि ऐसे किसी बहकावे में न आए। कानपुर के पुजारी को पहलगाम के नाम से जिस तरीके से ठगा गया उसी प्रकार की ठगी आपके साथ भी हो सकती है। साइबर मामलों के जानकारों का कहना है कि चूंकि पहलगाम इस वक्त पूरे देश के लिए बहुत बड़ी घटना है और हर किसी की भावनाएं इससे जुड़ी हैं, लिहाजा साइबर ठग इसी का नाम लेकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि किसी अनजान शख्स से अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर करने से बचें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड से बचने का सिर्फ यही तरीका है। जिस तरीके से इन लोगों ने कार्य किया है, आर्मी के नाम पर ठगी की है पुजारी जी से, ये बड़ा निंदनीय काम है। ये कभी इन लोगों को नहीं करना चाहिए और इस तरीके के कार्य करने वालों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आज की डेट में बताइए, कोई भी बंदा आपको फ़ोन पे आके, जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आप जानते नहीं, वो आपको बताता है कि ऐसा कार्य कर रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप अपनी संपदा लुटाने को तैयार हैं। अब सवाल है कि आखिर ये साइबर फ्रॉड कैसे होता है। ये फ्रॉड रिक्वेस्ट ऑप्शन के जरिए किया जाता है। गूगल पे जैसे पेमेंट करने वाले ऐप पर जब पहली बार आप किसी का नंबर डालते हैं तो दो ऑप्शन आते हैं, एक पेमेंट करने का और दूसरा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का ऑप्शन साइबर ठग द्वारा क्लिक कर दिया जाता है, जिससे एक मैसेज जनरेट होता है जो कि लगता है कि जैसे खाते में पैसा आया है, जबकि वो पैसा मांगने का रिक्वेस्ट मैसेज होता है। उसी पर लोग फिर पे का बटन दबाकर अकाउंट चेक करने के नाम पर पासवर्ड डाल देते हैं, तो उतना पैसा उनके अकाउंट से निकलकर साइबर ठग के खाते में चला जाता है। इस तरह का फ्रॉड करने वाले ज्यादातर भावनाओं का फायदा उठाते हैं। भारतीय सेना से लोगों की भावनाएं ज्यादा जुड़ी होती हैं, इस कारण ज्यादातर खुद को भारतीय सेना का सिपाही बताकर साइबर क्रिमिनल्स ठगी को अंजाम देते हैं। पहलगाम की घटना को भी शातिरों ने इसी तरह से अपना हथियार बना लिया है। अब सवाल है कि इन साइबर क्रिमिनल्स का शिकार होने से कैसे बचें। वीडियो कॉल पर अनजान लोगों से बात करने से बचें। किसी खरीद फरोख्त की बात हो तो सामने वाले से आकर माल खरीद कर ले जाने को कहें। किसी कारण से आपने ठगों के कहने पर अपना पेमेंट ऐप खोल दिया है तो मोबाइल से बैलेंस न चेक करें। बैलेंस चेक करने के लिए किसी दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करें। अगर आपको शक हो जाए तो कॉल को बीच में कट कर उस नंबर को ब्लॉक कर दें। जाहिर है पहलगाम हमले को लेकर साइबर क्रिमिनल्स लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय सेना के नाम पर फोन कॉल या वीडियो कॉल पर किसी के बहकावे या झांसे में आने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, गुड न्यूज टुडे। चलिए ये तस्वीरें अब आपको सीधी दिखा रहे हैं यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे से, जहां पर 15 एयरक्राफ्ट का टच एंड गो होगा। आज सुबह आपने देखा था कि किस तरीके से रफाल जगुआर ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जबकि नाइट लैंडिंग का ट्रायल होगा। और ये वो तस्वीरें हैं जब नाइट लैंडिंग का ट्रायल हो रहा है। शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया है। 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी है जिस पर जगुआर, मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमान
आंधी तूफान के बीच आज सुबह टच एंड गो कर रहे थे और इसके बाद आज नाइट लैंडिंग की भी तस्वीरें, उसका भी एक अभ्यास यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा C-130J हर्कुलस विमान ने भी आज टच एंड गो किया है। साथ ही साथ जैगुआर, मिग, राफेल विमानों ने भी अपने करतब दिखाए हैं। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी है, जहां पर, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण भी कहा जा रहा है, जहां पर आज तमाम लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। ये दो तस्वीरें, एक दिन की तस्वीर और अभी रात की तस्वीर। नाइट लैंडिंग का भी यहां पर हो रही है। AN-32 लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग की थी और इसी के साथ साथ 2 घंटे तक का ये पूरा लड़ाकू विमानों का अभ्यास चला। अभी फिलहाल रात का वक्त है, 1 घंटे की नाइट लैंडिंग शो यहाँ पर होने वाला है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचे। सुबह के वक्त भी लोग पहुंचे थे और रात के वक्त भी। सुबह 2 घंटे का ये पूरा अभ्यास हुआ है और रात के वक्त 1 घंटे का अभ्यास हो रहा है। ये गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक पट्टी है, जिस पर लड़ाकू विमानों का टच एंड गो अभ्यास चल रहा है, जिसमें C-130J हर्कुलस विमान इसी एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो का अभ्यास किया। उसके अलावा आज दोपहर में किया और अभी रात में भी सुपर हर्कुलस विमान टच एंड गो के दौरान लोग आसपास खड़े रहे, खेतों में खड़े होकर लोगों ने ये तस्वीरें भी देखी। इसके अलावा AN-32 विमान, साथ ही साथ जैगुआर, मिग जैसे विमानों ने भी टच एंड गो किया। इसके अलावा कल का दिन बहुत अहम होने वाला है, जब फाइटर प्लेन्स का एयर शो भी यहां पर होगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है और रात में लैंडिंग की क्षमता रखता है। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पर रात में भी लैंडिंग हो सकेगी। उसी का ट्रायल अभी यहां पर फिलहाल चल रहा है। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। 294 किलोमीटर लंबा है, मेरठ से प्रयागराज तक। और इसी के बीच शाहजहांपुर की जो पट्टी है 3.5 किलोमीटर की, वहां पर लड़ाकू विमानों का ये अभ्यास, जिसमें दिन के समय भी अभ्यास, और ये इकलौता एक हाईवे है जहां पर रात में भी विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। टच एंड गो का ये पूरा अभ्यास फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। नाइट लैंडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 1 घंटे का ये वक्त है जिस दौरान ये पूरी प्रैक्टिस चलेगी। सुबह 2 घंटे ये अभ्यास चला था, अभी रात के करीब 1 घंटे ये प्रयास चलेगा। पूरे इलाके की फिलहाल आपको बता दें कि एहतियातन, क्योंकि यहाँ पर टच एंड गो हो रहा है, जो आसपास का पूरा इलाका है वहाँ पर फिलहाल बिजली काटी गई है। देखने के लिए अंधेरे में ही यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिन की है और एक तस्वीर रात की है। दिन के करीब लोगों ने इन लड़ाकू विमानों को देखा था टच एंड गो करते हुए, और रात के अंधेरे में भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो कि आसपास खड़े होकर ये देख रहे हैं। 9 बजे का वक्त, जिस वक्त ये टच एंड गो अभ्यास शुरू हो चुका है, 1 घंटे का है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर का हवाई पट्टी, जो कि शाहजहांपुर के पास बनाई गई है। वायुसेना के जहाज यहां पर उतर भी सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। भारत की शक्ति, आत्मविश्वास और शौर्य को दिखाता है ये हाईवे। ...294 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, जिसके बीच में 5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर किसी भी इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को भी एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी। 250 एकड़ का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ पर डेवलप करने की बात हो रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर 15 एयरक्राफ्ट टच एंड गो, जिसमें राफेल, जगुआर जैसे कई विमान जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नाइट ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। ये नाइट ट्रायल है एक तरफ की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ दोपहर में जो दिन के वक्त ये ट्रायल हुआ था शाहजहांपुर में, जहां पर भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया, और अभी नाइट लैंडिंग का ट्रायल भी चल रहा है। 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी। तो 2 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर फाइटर जेट
लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, जिसमें एक गंगा एक्सप्रेसवे और दूसरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे जो शुरुआत मेरठ से होकर प्रयागराज तक जाता है और इसी के साथ साथ लखनऊ एक्सप्रेसवे भी, वहां पर भी ये दोनों एक्सप्रेसवे को इसी नजरिए से बनाया गया है कि यहां पर टच डाउन एंड गो कर सके विमान। और स्पेशली अगर खास तौर पर शाहजहांपुर की बात की जाए, जिसकी 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनाई गई, जहां पर फाइटर जेट्स रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों कर सकते हैं और उसी का ये ट्रायल इस वक्त चल रहा है। नाइट लैंडिंग का ट्रायल ये फिलहाल चल रहा है। 3.5 किलोमीटर की पट्टी, हालांकि ये पट्टी पूरी 5 किलोमीटर की है, लेकिन 3.5 किलोमीटर की पट्टी में इसका पूरा ट्रायल चल रहा है शाहजहांपुर में। और ये गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, जिसमें नाइट लैंडिंग का ट्रायल चल रहा है। फाइटर के साथ साथ मालवाहक विमान भी यहां पर उतारे जा सकेंगे, यानी किसी भी आपात स्थिति में उत्तर प्रदेश के 2 एक्सप्रेसवे जिनका इस्तेमाल हवाई पट्टी के तौर पर भी किया जाएगा, जिनमें एक लखनऊ एक्सप्रेसवे है और दूसरा ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर 3.5 किलोमीटर की पट्टी पर आज फाइटर जेट्स के साथ साथ मालवाहक जहाजों ने भी ट्रायल किया है और इस वक्त ये नाइट ट्रायल भी चल रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे न्यूज पर। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने वायुसेना के नए वाइस चीफ। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत दूसरे आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा। अदालत ने कहा कि किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। वैसे इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारत की एक शानदार तस्वीर नजर आई। दरअसल जगुआर और मिराज जैसे 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने इस एक्सप्रेसवे को छुआ और फिर आसमान में भी करतब दिखाए। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। इसका 85% तक का काम पूरा हो चुका है। इसी में 3.5 किलोमीटर की यह हवाई पट्टी शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई है। खास बात यह रही कि लड़ाकू विमानों के टच एंड गो के दौरान आंधी तूफान भी आया, लेकिन फिर भी वायुसेना के जांबाज घबराए नहीं और ये कमाल कर दिखाया। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी हस्तियों के साथ साथ स्कूली बच्चे और आसपास के लोग भी पहुंचे। ये एयर शो शनिवार को भी जारी रहेगा। टीएमसी नेता साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही साकेत गोखले को निर्देश दिया कि वो लक्ष्मीपुरी से माफी मांगे और 50 लाख रुपए का हर्जाना भी दें। लक्ष्मीपुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। इन पर साकेत गोखले ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन फिर लक्ष्मीपुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया। फिर पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया था, साथ ही माफी मांगने और ये जुर्माना देने का निर्देश दिया था। हालांकि हाल में साकेत गोखले ने अपनी याचिका में मानहानि के मामले में सजा वापस लेने और मुआवजे की राशि में संशोधन करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने ये मांग नहीं मानी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। उन्होंने एनडीए पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें अपने 37 वर्षों के करियर में 3600 घंटे से ज्यादा का लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अनुभव है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह ली, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। गृह मंत्रालय ने कांची कामकोटी के शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। आईबी की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा दी। अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहेंगे। इस तरह उन्हें अब सीआरपीएफ के 33 कमांडो मिलेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देखिए, सुबह सुबह दिल्ली में तेज आंधी के साथ अचानक से बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने राजधानी दिल्ली की तस्वीर ही बदल दी। तमाम सड़कें पानी से लबालब हो गई। अंडरपास में पानी भर गया। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। इसके बाद पिछले सालों की तरह सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 4 इंजन वाली सरकार में भी दिल्ली का हाल बेहाल, तो बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी की सरकार का कचरा साफ करने में वक्त लगेगा।
जरा सी बारिश और राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदल गई। सड़कें लबालब हो गईं, अंडरपास डूब गए। क्या पॉश इलाके, क्या दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, क्या शांति पथ और क्या निचले इलाके, सबके सब बेहाल। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में पड़ने वाले इस फ्लाईओवर का हाल देखिए। यहाँ से गुजरना चुनौती है, छोटी गाड़ियों के डूबने का डर है। बारिश सुबह सुबह शुरू हुई और देखते ही देखते ज्यादातर अंडरपास डूब गए। द्वारका के अंडरपास को पार करना मुश्किल हो गया। जिसने भी कोशिश की उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। कार बीच अंडरपास में फंस गई। इस ऑटो का इंजन बंद हुआ तो खींचकर बाहर निकालना पड़ा। कनॉट प्लेस के पास का ये मिंटो रोड पुल डूबने के लिए जाना जाता है। इस बारिश में भी यहाँ पानी भरा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि पानी जल्दी उतर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मिंटो ब्रिज के ठीक नीचे, जहाँ पर बारिश में सबसे ज्यादा अगर हम कहें दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग होती है तो इस जगह पर होती है, या पुल प्रहलादपुर, जहाँ पर कमोबेश यही परिस्थिति है। जो सड़क नीचे है, ये जो पूरा इलाका है, और चाहे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से पानी आ रहा हो या फिर सीपी आउटर सर्किल से, सारा पानी यहाँ जमा होता है और यहाँ पर निकासी उतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज पानी जमा होता है। अब आज जब सुबह जानकारी मिली कि जरा सी बारिश में इस जगह पर पानी जमा हो गया, सड़कों को बंद कर दिया गया, और उसके बाद जब ये जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को चली तो उन्होंने इस जगह पर आकर के यहाँ के निरीक्षण करने के लिए सोचा। मुख्यमंत्री के आने के पहले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितनी तेजी से सफाई का काम किया जा रहा है, चीजों को हटाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और ये जो आप पानी बहते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई थी उनको फौरन तोड़ दिया गया ताकि पानी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। दक्षिण दिल्ली का पौष इलाका मोतीबाग का हाल भी कुछ देर की बारिश में बेहाल हो गया। वहीं चाणक्यपुरी से जुड़े शांति पथ के दूतावास वाला इलाका लबालब हो गया। दिल्ली में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी आया, जिसमें जानमाल के नुकसान की खबर है। 24 घंटे पहले तक दिल्ली में हालात कुछ ऐसे बने हुए थे कि दिन में इस समय धूप में बैठना दिल्ली वालों के लिए सोचना भी मुश्किल था। लेकिन आज सुबह शुक्रवार को आईएमडी के फोरकास्ट के हिसाब से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके में जबरदस्त बारिश हुई है, तूफान आया, जगह जगह अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब इसका असर क्या हुआ है, पहले हम बताते हैं कि आईएमडी के फोरकास्ट के लिहाज से दिल्ली में और एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया गया था। शुक्रवार की सुबह जब आप उठे होंगे तो निश्चित रूप से पेड़ों की खड़खड़ाहट, आसपास में जो तेज हवाएं चल रही थी उसकी आवाज से आपकी नींद खुली होगी। मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली के लगभग सारे इलाकों में, और दिल्ली ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली में जल जमाव हर बार सियासत का मौका देती है, इस बार भी मिला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के 4 इंजन की सरकार की पोल खुल गई। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीमारी पुरानी है, इलाज में समय तो लगेगा। आप सोचिए, दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनकी, दिल्ली सरकार इनकी और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी। 4 इंजन की सरकार के बाद अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते फला चीज केजरीवाल के पास है, फला चीज केजरीवाल ने रोक दी। अब सब कुछ आपके पास है। और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा टीवी चैनल पर कि 2025 में पानी नहीं भरेगा। और आप देखिए, एक सामान्य बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग कहीं दबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। आज ट्रैफिक हर जगह जैम है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहानेबाजी करती है। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं। और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है, और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिल्ली में जलभराव पर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया है, उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। आम आदमी पार्टी के जो किर्त हैं उसको ठीक करने में समय तो लगेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना बर्बाद किया, जिस तरह से नालों की सफाई नहीं की, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी ने धौला कुआं और आईटीओ में जलभराव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या दिल्ली के लोगों को 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार से यही उम्मीद थी? असल में हर बारिश में ऐसा ही होता है। मॉनसून में दिल्ली डूबती है और विपक्ष सरकार को घेरता है। पिछले 10 साल आप कटघरे में होती थी, अब बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बीजेपी ये कहकर बच रही है कि नई नई कमान संभाली है, पुरानी गड़बड़ियों को ठीक करने में वक्त तो लगेगा, पर ये ढाल कुछ महीनों के लिए ही है। जैसे जैसे वक्त बीतते जाएंगे, जनता के सवाल तीखे होते जाएंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब अयोध्या नगर निगम ने एक और बड़ा फैसला किया है। तो आइए आपको बताते हैं वो फैसला क्या है। दरअसल अयोध्या में नगर निगम ने रामपथ के 14 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है। रामपथ सरयू तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर तक जाता है। इस रास्ते पर अभी मांस और शराब की कई दुकानें हैं। राम मंदिर से जुड़े रामपथ पर पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवेयर के विज्ञापन पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। नगर निगम का कहना है कि ये फैसला शहर की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। अयोध्या में पहले से ही मांस और शराब की बिक्री पर कई जगह रोक लगी हुई है, लेकिन इस नए प्रस्ताव से अयोध्या के कुछ और इलाके भी इसमें अब शामिल हो जाएंगे। नगर निगम जल्द ही ये बताएगा कि नया नियम कब से लागू होगा और इसे कैसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बड़ा बजट भी पेश किया है। अयोध्या नगर निगम को मौजूदा वित्त वर्ष में 756 करोड़ 61,27,000 रुपए की कमाई होने का अनुमान है। वहीं निगम की तरफ से इस साल 742 करोड़ 55,96,000 रुपए खर्च करने का उनकी योजना है। इसके साथ ही निगम को लगभग 14 करोड़ का लाभ भी होगा। जाहिर है राम मंदिर और रामपथ की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और शराब पर बैन लगाना एक बड़ा कदम है। इस प्रस्ताव को लेकर हमने अयोध्या में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। शराब की बिक्री का लाइसेंस जिला प्रशासन जारी करता है, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को उसके लिए पत्राचार किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को मीट की दुकानों के रोक के लिए पत्राचार किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हम इन सब चीजों को लागू करा पाएंगे। जन भावनाएं इस बात के लिए इसके प्रतिकूल थी कि रामपथ जैसे जिस पथ का नाम भगवान के नाम पे जुड़ा है और जो हमारे लिए हमारी संस्कृति के सर्वोच्च आदर्श है, सर्वोच्च बिंदु है, तो उनके नाम से जुड़े हुए किसी पथ पर इस तरह के गर्भित पदार्थों की बिक्री नहीं होनी चाहिए और जन भावनाओं के अनुरूप कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित करके जिला प्रशासन तक बात पहुंचा। ये आप रामपथ पे हैं, आप अयोध्या धाम में हैं, तो क्या अभी यहाँ पे मांस मदिरा की दुकानों को बंद किया जा रहा है, रामपथ पे नहीं होनी चाहिए ऐसा गवर्नमेंट बोल दिया और ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यहीं पे रहते हैं? मैं यहीं पे हूँ, रोकने जा नहीं, अयोध्या उस पार। आपकी क्या राय है भाई साहब, होनी चाहिए दुकान की नहीं? मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। हमारी राय के हिसाब से रामपथ के ऊपर न मांस मदिरा की कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए, नशा से संबंधित कोई भी चीज की दुकान नहीं होनी चाहिए रामपथ पे, क्योंकि ये भक्तिमय नाम दिया गया, प्रभु श्री राम के नाम से रामपथ बना, इसलिए अनुचित कार्यों की कोई भी दुकान या कोई भी वस्तु यहाँ पे बिकनी नहीं चाहिए। ये हमारा विचार है और हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए बिक्री यहाँ पे। नहीं होनी नहीं चाहिए। पहली बात तो भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और यहाँ पर जो लोग पर्यटक बाहर से आते हैं वो मर्यादा सीखने आते हैं कि कैसे भगवान राम का चरित्र था। और जब शाम को यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं, देखने आते हैं, तो मजमा लगा रहता है शराबियों का। तो ऐसी जगह पर न ही शराब बिकना चाहिए,
न ही मीट मछली बिकना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ मर्यादा सीखने आते हैं और जो मर्यादा सीखने आएगा तो वो इन सब चीजों से दूर रहेगा। यहाँ न दारू होनी चाहिए, न मीट मछली होनी चाहिए। बस हमारा निवेदन ये है सरकार से कि राम पथ पर जो ये राम पथ है, भक्तिमय पथ है, तो इस पर से दारू मीट मछली की दुकान न हो। हमारी राय यही है कि भाई राम पथ पे मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लोग बाहर के आएंगे सोचेंगे जो ये तो राम नगरी है और यहाँ तो यार लोग शाम को इतनी मजमा लगा, लोग दारू पी रहे हैं, मीट मछली खटाखट कट रहा है, लोग देख रहे हैं, तो लोगों के मन में क्या कैसी राम नगरी है। तो भाई हमारी समझ से तो भाई ये दो चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए मांस मदिरा का। लोग अब पर्यटक आते हैं, देखते हैं राम नगरी में आए हैं और देखते हैं दारू पी पी के पड़े, इधर पड़े उधर पड़े, लड़ाई करते झगड़ा करते हैं। इसके लिए प्रशासन से हम लोग चाहते हैं बिल्कुल ना रहे। अमेरिका में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी टीम में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे माइक वॉल्ट्ज को अब संयुक्त राष्ट्र में यूएस का नया राजदूत बनाया गया। उन्हें हाल ही में एनएसए के पद से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने गलती से एक पत्रकार को मंत्रियों के कोर ग्रुप में जोड़ लिया था। वहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी जिम्मा संभालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के एक एयरबेस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। बग्राम वही एयरबेस है जिसे अमेरिका ने साल 2021 में खाली कर दिया था। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में तेज भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 रही। फिर वहां सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। इस भूकंप के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। भूकंप इतना तेज था कि लोग इधर उधर भागते नजर आए। यूरोपीय संघ ने डेटा प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के मामले में टिकटॉक पर बड़ी कार्रवाई की। उसने 530 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 47 अरब रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपों के मुताबिक टिकटॉक ने यूरोपियन ग्राहकों का निजी डेटा चीन भेजा। हालांकि टिकटॉक ने इन आरोपों को गलत बताया। हांगकांग में एक ड्रोन शो का आयोजन हुआ। इस दौरान आसमान में शानदार लाइटिंग और ड्रोन से अलग अलग चीजें बनाई गई। वहीं इन्हें देखकर लोग भी उत्साहित नजर आए। और अब बात देश के सरहदी इलाके की। जम्मू कश्मीर के उरी में बॉर्डर से महज 200 मीटर की दूरी पर तलवारी गांव है, जहां स्कूल में छात्रों को टीचर अपनी सुरक्षा करने के तरीके सिखा रहे हैं। दरअसल बॉर्डर का इलाका होने के कारण यहां सीमा पार से गोलीबारी की आशंका बनी रहती है। पहलगाम हमले के बाद ये आशंका और बढ़ गई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ती जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से बारामूला में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन सबके बीच सरहद के बेहद करीब बारामूला जिले के उरी इलाके के एक स्कूल में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। उन्हें यहाँ ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि सीमा पार से अगर गोलीबारी होती है तो वैसी स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित बचाना है। आपको महफूज करना है आपने, तो आप कैसे महफूज करेंगे? एकदम पोजीशन, गुड, शाबाश, ताकि अपने आप को सेफ किया जा सके। खिड़की के सामने नहीं रहना है और दरवाजे के सामने। एलओसी उड़ी में और ये लास्ट विलेज है तिलावाड़ी, और यहाँ पे ये स्कूल इस वक्त भी चल रहा है और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर अल्लाह बचाए कि किसी किस्म का कोई पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की है तो किस तरह अपने आप को बचाना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लोकल टीचर यहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से सुरक्षा उपायों को लेकर की गई इस व्यवस्था के तहत तिलवारी के इस स्कूल में किसी भी खतरे की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उरी के तिलवारी में ये स्कूल सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी बंकरों के करीब स्थित है, इसलिए यहाँ बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है।
अभी तक हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ चल रहा है। बॉर्डर पे होने के बावजूद भी बच्चों को हम ये कोशिश करवा रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, अमन है अभी। तो अगर ऐसे हालात खुदा न खास्ता पेश आ जाएं तो आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्कूल में सेफ्टी का कोई इंतज़ाम, यहाँ कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक हालात साजगार रहेंगे हमारा स्कूल चलता रहेगा। ये आखिरी स्कूल है, बॉर्डर पे है। और इससे पहले जब 18 की बात अगर हम करें तो फायर जितना भी पाकिस्तान का आता था ये हिट होता है स्कूल। ये बड़ा मतलब एक वीक पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए कि ये स्कूल जो है हिट हो जाता है। उनके जितने भी फायर आते हैं वो यहाँ हमारे स्कूल के आसपास पड़ते हैं। इवन हमारे स्कूल के ऊपर भी पड़े हैं और उस वक्त हमने बड़ा मुश्किल से मतलब बच्चों को यहाँ से निकाला था। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा और दोबारा हो। उरी में जहां ये स्कूल है, उस तिलवारी गांव में सिर्फ 2 सामुदायिक बंकर हैं। टीचर इस स्कूल परिसर में भी सुरक्षा के लिहाज से बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल छात्र पूरी शिद्दत से यहां सुरक्षा को लेकर दी जा रही ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं, ताकि किसी तरह की खतरे की स्थिति में महफूज रहा जा सके। उरी से शेख दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्व क्रिकेटर श्रीशांत पर हुई है बड़ी कार्रवाई। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर। भारत ने पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की। इस बार भारत में पाकिस्तान के क्रिकेटरों के सोशल मीडिया हैंडल बैन कर दिए गए। इनमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान समेत दूसरे खिलाड़ी शामिल हैं। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत पर कार्रवाई की। दरअसल उन्हें एसोसिएशन ने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। श्रीसंत पर एसोसिएशन के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप है। हालांकि एसोसिएशन ने साफ किया है कि उसने ये कार्रवाई संजू सैमसन मामले में नहीं की। वैसे पिछले दिनों श्रीसंत ने संजू सैमसन का भी समर्थन किया था। संजू सैमसन और केरल एसोसिएशन का भी विवाद चल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 22 मई से होने वाले एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। इसमें 13 सदस्यों के नाम शामिल हैं। इस टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स करेंगे। वहीं टीम में सैम कुक और जॉर्डन कॉक्स के रूप में 2 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम भारत के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को चौथा मैच होगा। भारत 5 मैचों की सीरीज में 0-3 से पिछड़ रहा है। ऐसे में टीम की कोशिश वापसी की होगी। तो इसी के साथ न्यूज पथ में गुप्तकाशी से मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।